नमस्कार। आप देख रहे हैं बजट और बाजार, हमारा स्पेशल शो जिसमें हम बात करते हैं कि बजट से पहले बड़े बड़े जानकार जो बाजार को बहुत क्लोजली ट्रैक करते हैं उनकी क्या एक्सपेक्टेशन है। अर्थव्यवस्था में जिस तरीके की ग्रोथ देखने को मिल रही है तो वित्त मंत्री ऐसा क्या कर दें बजट में जो ग्रोथ को और बढ़ावा मिले, और साथ ही साथ बाजार के ऊपर उनका क्या आउटलुक है। तो आज इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं वो फंडामेंटली बाजार को बहुत क्लोजली ट्रैक करते हैं। शरद अवस्थी जी हमको ज्वाइन कर रहे हैं, रिसर्च हेड पीसीजी SMIFS के। शरद जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका पुस्तक पे। नमस्कार जी, धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। सर, शुरुआत डोनाल्ड ट्रंप से ही कर लेते हैं, क्योंकि अब बजट में सरकार को कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ थ्रेट से कुछ मुक्ति मिले। लेकिन अभी जो डोनाल्ड ट्रंप ने कल किया, पहले तो उन्होंने ये बोल दिया कि प्रधानमंत्री मोदी बहुत अच्छे मेरे दोस्त हैं। वो 2025 में जनवरी में भी बोला था, अभी भी बोला है कि जल्दी कुछ बहुत बड़ी सी अच्छी सी ट्रेड डील हो सकती है। लेकिन 8 देश जो ईयू के 8 देश, उनके ऊपर टैरिफ लगाने से मना कर दिया। और ग्रीनलैंड पे भी कह रहे हैं कि नेटो से बात हो गई है और वहां पर भी एक रोड मैप तैयार हो गया है समझौते का। तो आप क्या मानते हैं कि अ, अब इस बात पर विश्वास करना चाहिए या फिर अमेरिका जाके सब कुछ भूल जाएंगे? देखिए, अभी तक जो ट्रम्प के हालात रहे हैं, खास करके वो जो बोलते हैं उसमें जो ऐसा फ्लिप फ्लॉप करते हैं, बहुत ज्यादा विश्वास तो नहीं करना चाहिए। क्योंकि 2025 हमने शुरू किया था ये सोच के कि ट्रम्प हमारे दोस्त हैं। वो तो दुश्मन जैसे निकले पिछले एक साल में। हालांकि कुछ खास हुआ नहीं, टैरिफ टैंट्रम्स इधर उधर ऊपर नीचे होते रहे, बातों में आगे पीछे करते रहे। तो मुझे लगता है अभी भी वो एक प्लकार्ड ही प्ले कर रहे हैं, क्योंकि इंडिया एज एन एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन, मतलब पार्टनर के हिसाब से बहुत बड़ा प्लेयर रही है यूएस के लिए। तो वो आसान था उनके लिए इंडिया के साथ ये गेम खेलना और थोड़ा सा पॉपुलिज्म प्ले करना। पॉलिटिशियन है तो थोड़ा बहुत तो पॉपुलिज्म प्ले करेंगे। बट मुझे लगता है जिस तरीके की सुगबुगाहट अभी है, जो टीम यहाँ मौजूद है, जिस तरीके की ट्रेड डील की सुगबुगाहट है, मुझे लगता है ये उम्मीद करना गलत नहीं होगा कि अगले 3 महीने में हो जाए ट्रेड डील से रिलेटेड कोई समझौता बहुत क्लियरली आपके सामने आ जाए। और उसकी वजह से हो सकता है कि भारतीय बाजारों में भी आपको एक बहुत बढ़िया रिकवरी देखने मिले, क्योंकि मेरे हिसाब से नंबर्स ठीक ठाक रहेंगे। सेंटिमेंट वाइज थोड़ी सी नर्वसनेस है। तो मेरे हिसाब से इस बार शायद आपको थोड़ा विश्वास कर लेना चाहिए, लेकिन ट्रम्प है तो पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ ही विश्वास करें। तो इस बार का बजट वित्त मंत्री के लिए क्या कोई बहुत चुनौतीपूर्ण बजट रहने वाला है क्या? चुनौतीपूर्ण तो देखिए बजट हमेशा रहता है, क्योंकि आपको बेसिकली फिजिकल बैलेंसिंग करनी पड़ती है। इस बार थोड़ा सा प्रेशर रहेगा, बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो एक्सपोर्ट्स में जिनको हिट लगा है वो लोग काफी डिमांड कर रहे हैं, खास करके टेक्सटाइल्स वगैरह साउथ में, वहां पे थोड़ी प्रॉब्लम रही है। पॉजिटिव साइड पे जिस तरीके से सरकार ने डिफेंस में एक्सपोर्ट्स को रैंप अप किया, जो करीब नासेंट या नॉन एग्जिस्टेंट था वहां से लेके वो इस लेवल तक लाए हैं, वो एक अच्छी उपलब्धि है। मेरे हिसाब से वहां फोकस अभी भी रहेगा। सिमिलरली मुझे लगता है कि पीएलआई करके जो एपीआईज में फार्मा में जिस तरीके की इंप्रूवमेंट आई है, हमारी डिपेंडेंस चाइना पे काफी हद तक कम हुई है। कुछ एपीआईज में ऐसा है कि हमारी प्राइसेस डोमिनेट करती है, जिसकी वजह से चाइना को भी ग्लोबल लेवल पे या इंडिया से रिलेटेड प्राइसेस कम करनी पड़ती है। तो मुझे लगता है ये छोटी छोटी डेवलपमेंट्स है, अक्रॉस द बोर्ड ओवरनाइट लाना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से ये दो सक्सेस फैक्टर्स हैं जो नोटिसेबल है। और मुझे लगता है ये अभी भी कंटिन्यू करेगा, आत्मनिर्भरता वाली जो स्कीम है या क्लॉज है उसी पे कंटिन्यू करेंगे। तो डिफेंस, सेमीकंडक्टर्स, जहां जहां हम डिपेंडेंट हैं, आरी पे एक फोकस रहना चाहिए, क्योंकि तेल हमारे लिए एक पेन पॉइंट हो सकता है जिस तरीके से ट्रम्प बिहेव कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप देखें जैसे वेनेजुएला, ईरान, जो भी वो कट ऑफ कर रहे हैं वो प्राइमरीली चाइना के पार्टनर्स हैं तेल के मामले में। तो फोकस शायद हमको लग रहा है ईरान या वेनेजुएला है, लेकिन टारगेट शायद कोई और ही है। तो मुझे लगता है काफी स्ट्रैटेजिकली प्ले आउट कर रहे हैं। और जहां तक यूरोप वगैरह के संग नॉर्मलाइज होने का और टैरिफ वगैरह नॉर्मलाइज, तो मुझे लगता है नॉर्मलाइज हो जाएगा। और बजट से रिलेटेड हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि थोड़ा चुनौतीपूर्ण रहेगा, बट चूंकि बहुत सारी अनाउंसमेंट्स आ सकती हैं इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर को एड्रेस करने के लिए, वो थोड़ा सा चैलेंजिंग रहेगा। बट फिजिकल मैथ के हिसाब से मुझे नहीं लगता कि बहुत चैलेंजिंग रहेगा। कुछ इंडस्ट्रीज को फिजिकल इंसेंटिव्स डोल आउट करने पड़ेंगे जो इम्पैक्ट हुई है टैरिफ वगैरह की वजह से। बट वो मेरे हिसाब से बहुत मटेरियल शायद कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अब की बार कंपैरेटिवली लेस चैलेंजिंग है पिछले 1-2 सालों से। बट अब की बार उम्मीद कर रहे हैं हम कि काफी सारी अनाउंसमेंट्स आएंगी, तो थोड़ा डिटेल में फाइन प्रिंट पढ़ना पड़ेगा, खास करके कस्टम्स ड्यूटीज ये सब में। और इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर को वो कैसे एड्रेस करते हैं। ईवीज में भी कुछ ऐसे केसेस हैं इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के, जिसकी वजह से थोड़ा इम्पैक्ट है। केमिकल्स में बहुत सारे केसेस है जिसपे हम काफी समय से चेष्टा कर रहे हैं सरकार वाले।
अभी जैसे लेबर कोड वगैरह पे थोड़ा सा उन्होंने काम किया है, मेरे हिसाब से उसमें आने वाले समय में और काम होगा, नॉट पर्टिकुलरली बजट में, बट वो एक रिफॉर्म एरिया था जिसको टच अपॉन करना जरूरी था। और लॉजिस्टिक्स एक एरिया हो सकता है जहाँ वो फोकस करेंगे, तो मुझे लगता है ये सारी चीजों पे फोकस कर रहे हैं, ऑलरेडी लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम किया है। तो बजट थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है, बट मुझे नहीं लगता कि बहुत चैलेंजिंग होगा, लार्जली चूंकि जीएसटी कलेक्शंस वगैरह काफी स्ट्रांग है, इनकम टैक्स कलेक्शन स्ट्रांग है, और जिस टाइप की हम अर्बनाइजेशन और ग्रोथ की बात कर रहे हैं, तो ये सारे ट्रेंड स्ट्रांग ही रहने चाहिए। डोमेस्टिक साइड पे इकोनॉमी भी स्ट्रांग है, और इंटरेस्ट रेट वगैरह की ट्रेजेक्टरी नीचे की है, तो बहुत चैलेंजिंग नहीं होना चाहिए, बट डिसइन्वेस्टमेंट, कैपेक्स, ये सब थीम्स पे फोकस रहना चाहिए। अच्छा, तो क्या इस बजट में हम ये समझे कि आम आदमी की जगह फोकस इस बार इंडस्ट्री स्पेसिफिक चला जाएगा? आम आदमी को तो पिछली बार ही दे दिया ना 12 लाख के ऊपर टैक्स माफी। तो इस बार इंडस्ट्री के लिए, जैसे आपने बोला कि कस्टम ड्यूटी कट और इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के ऊपर कुछ बड़ी अनाउंसमेंट हो सकती है, तो हम ये समझे कि इंडस्ट्री को ज्यादा अहमियत दी जाएगी, क्योंकि सिचुएशन ही कुछ ऐसी डिमांड कर रही है अभी, और कुछ बड़े बड़े टैक्स रिलीफ आम आदमी को नहीं मिल सकते इस बजट में। नहीं, टैक्स रिलीफ की तो अब तुरंत उम्मीद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जैसा मैंने बोला कि एक पॉकेट से दूसरे पॉकेट में डालने का ही काम है। तो मुझे लगता है 2-3 साल हो गए थे जो पिछले साल इन्होंने टैक्स रिलीफ दी, पे कमीशन के कुछ अनाउंसमेंट्स आए हैं जिसकी वजह से मेरे हिसाब से कंजम्पशन बूस्ट रहेगा, जीएसटी कट्स की वजह से कंजम्पशन बूस्ट रहेगा। तो ये सारे पॉजिटिव्स हैं, और मेरे हिसाब से जो एनबीएफसी रिलैक्सेशन वगैरह हुई है उसका भी असर अब लगभग 5-6 महीने हो गए, तो अब उसका असर आपको ग्राउंड रियलिटीज पे दिखना चाहिए। तो मेरे हिसाब से कंजम्पशन बूस्ट के लिए जो ग्राउंड वर्क ले करना था वो उन्होंने ऑलरेडी कर लिया है। अब प्राइमरी फोकस कैपेक्स और एनिमल स्पिरिट्स को रेज करने के लिए आएगा, जो ऑब्वियसली कॉर्पोरेट्स पे फोकस करेंगे, ड्यूटी स्ट्रक्चर पे फोकस करेंगे, एफिशिएंसी पे फोकस करेंगे, क्योंकि बिजनेस करने में अभी भी अगर आप देखें तो इंडिया में जो कंफर्ट है, या जितनी जल्दी आप बिजनेस में, और जो रूल्स एंड रेगुलेशंस का एक ढांचा है वो थोड़ा अभी भी प्रॉब्लमेटिक है। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन एक प्रॉब्लमेटिक चीज है, करप्शन एक प्रॉब्लम है जो एड्रेस करना अभी भी बाकी है, जो एक मैंडेट का बहुत बड़ा हिस्सा था इस गवर्नमेंट के पिछले 10 साल में। तो मुझे लगता है जैसे जैसे अब फोकस इन चीजों पे और बढ़ेगा, तो वो चीजों पे फोकस ज्यादा रहेगा, रादर देन डायरेक्ट बेनिफिट्स आपको डोल आउट करने के। तो इस बार भी तो वैसा नहीं हो जाएगा कि बिहार को और आंध्रा को कुछ स्पेसिफिक, कुछ बड़े बड़े उनके लिए कुछ एलोकेशन हो जाए और फिर उसके बाद फिर वो भी हेडलाइंस बन जाएं? इस बार सरकार वैसा नहीं करेगी, और इस बार कुछ इवनली बैलेंस बजट और खासतौर से इंडस्ट्री स्पेसिफिक रिफॉर्म्स के ऊपर जोर रहेगा वित्त मंत्री का। आप ऐसा सोचते हैं? नहीं, देखिए, मैं ये सोचता हूँ कि अगर देश को बढ़ना है तो पूरे देश को ही बढ़ना होगा। कुछ बुगाहट रहती है कि तमिलनाडु से टैक्स आता है, लेकिन आप पास्ट हिस्ट्री देखिए तो तमिलनाडु में कुछ नहीं था, तब जो टैक्स पेइंग स्टेट्स थे वहां से पैसा तमिलनाडु में गया था, तब तमिलनाडु तमिलनाडु बना। तो अभी बोलने में बहुत अच्छा लगता है कि अभी हमारे पैसे उधर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, बट ये तो स्टेट कंट्री का सिस्टम है, वैसे ही होगा। आज अगर नॉर्थ ईस्ट, बिहार, उड़ीसा, कुछ हद तक पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ये अंडर डेवलप्ड है और उनको उनमें डेवलप करने की गुंजाइश है, तो उनको डेवलप करना चाहिए। आप सिर्फ पॉकेट्स को डेवलप करके एक देश को डेवलप नहीं कर सकते हैं, तो इसमें कुछ गलत नहीं है। और बिहार पे अभी भी फोकस होना चाहिए, सबसे पिछड़े राज्यों में अभी भी आता है, काफी बड़ी आबादी वहां रहती है। आज के दिन आप समझिए तो नेशनल लेवल पे शायद सबसे ज्यादा लेबर्स वगैरह प्रोवाइड वहीं से होते हैं। गुजरात की डेवलपमेंट में उनका बहुत बड़ा रोल रहा है। तो मुझे लगता है एक स्टेट को आप टोटली दरकिनार नहीं कर सकते। नॉर्थ ईस्ट में ऑलरेडी हम वो डेवलपमेंट देख रहे हैं, जो इंक्लूजन के बाद आई है। तो मुझे लगता है हर स्टेट के अपने यूनिक पोजिशनिंग होती है, अगर आप किसी स्टेट को भी इग्नोर करेंगे तो फिर वहां से आपको सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट आगे पीछे देखने को मिलेगा ही। हमने बहुत से स्टेट्स में देखा है, इतनी मिलिटेंसी अक्रॉस द कंट्री, नॉर्थ में, साउथ में, नॉर्थ ईस्ट में हमने डेवलप होते देखी है। तो वो उसमें मुझे कोई ऐसा आश्चर्य नहीं होगा अगर फोकस रहता भी है तो। बट मेरे हिसाब से शायद इतना लॉपसाइडेड नहीं रहेगा जितना पिछली बार था। अब की बार थोड़ा जेनरिक और अक्रॉस द बोर्ड स्प्रेड आउट होना चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये तो सीख ही लिया कि किसी पे भी भरोसा नहीं किया जा सकता, स्पेशली पाकिस्तान पे। तो इस बार क्या बजट में आप समझते हो कि डिफेंस पे एलोकेशन बहुत ज्यादा बढ़ा देगी सरकार? बहुत ज्यादा नहीं बढ़ाएंगे मेरे हिसाब से। कुछ अनाउंसमेंट पिछले कुछ समय में ऑलरेडी आ गई है डिफेंस एलोकेशन वगैरह बढ़ाने की, जो एक डिसेंट एलोकेशन इंक्रीज है। हो सकता है आत्मनिर्भरता और जो डोमेस्टिक क्लॉज है उस पर और डिटेलिंग आए, वो एक पॉसिबिलिटी है। बट एलोकेशन हाई ही रहेंगे डिफेंस में, और फोकस रहेगा डिफेंस पे, क्योंकि सिर्फ डोमेस्टिक के लिए नहीं, एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी भी एक बहुत बड़ा मार्केट खोल देती है इंडियन डिफेंस के लिए, और जो हमने ऑलरेडी पिछले 3-4 साल में काफी स्ट्रॉन्ग रैंप अप देखा है। मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि फोकस वहां पे अभी भी रहेगा, क्योंकि इंजीनियरिंग और वगैरह में, फोन्स वगैरह में हमने थोड़ा रैंप अप किया है, पर जिस टाइप की वैल्यू एडिशन या बड़े ऑर्डर्स हम डिफेंस में रैंप अप कर सकते हैं,
और वो हमारी कैपेबिलिटी को इंटरनेशनल लेवल पे दर्शा सकता है। तो मुझे लगता है डिफेंस पे, एक्सपोर्ट वाले लॉजिक पे भी फोकस काफी तगड़ा रहना चाहिए, तो डिफेंस ऑब्वियसली फोकस एरिया रहेगा। सर आंकड़ा हमेशा फोकस पे रहता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो कि पिछली बार 11.21 लाख करोड़ रुपीस था, और साथ ही साथ फिस्कल डेफिसिट जो कि टारगेट रखा है सरकार ने 4.4% ऑफ जीडीपी। तो अभी ऐसा कौन सा आंकड़ा आपको बहुत खुश कर देगा और बाजार को खुश कर देगा, ये दोनों को लेकर स्पेसिफिकली कैपेक्स का कितना आंकड़ा एक्सपेक्ट कर रहे हो और साथ साथ फिस्कल डेफिसिट का कितना आंकड़ा आप एक्सपेक्ट कर रहे हो? नहीं, मेरे हिसाब से शायद बहुत अग्रेसिव फिस्कल डेफिसिट में कटौती के आंकड़े इस साल तो नहीं देंगे, लॉन्ग टर्म टारगेट शायद वो अग्रेसिव रखेंगे अभी भी। बट इस साल के लिए बहुत अग्रेसिव नहीं रखेंगे क्योंकि थोड़ा चैलेंजिंग एनवायरनमेंट है, खास करके ये टैरिफ वाले इशू को लेके। तो मुझे लगता है फिस्कल डेफिसिट में बहुत ज्यादा अग्रेसिव टारगेट एक आधी साल में हो सकता है आपको नहीं दिखाई दे अगले साल के लिए। लेकिन लॉन्ग टर्म टारगेट्स जो इनकी एक फिस्कल प्रूडेंस की ब्रॉडर थ्योरी रही है, ये सरकार उसको मेंटेन करेगी। लॉन्ग टर्म टारगेट्स बिल्कुल इंटैक्ट रहेंगे क्योंकि वो भी ये उम्मीद करेंगे कि 3-6 महीने में ये टैरिफ का जो टैंट्रम है ये मोरलेस खत्म हो जाना चाहिए और उसके बाद नॉर्मलाइजेशन आनी चाहिए। कैपेक्स की गाइडेंस स्ट्रांग रहनी चाहिए। मे बी पीएसयू कैपेक्स की गाइडेंस अब उतनी स्ट्रांग नहीं रहे जितने पिछले कुछ समय में रही है, क्योंकि ऑलरेडी कमिटमेंट्स काफी स्ट्रांग है। और जितना मैं समझ पा रहा हूँ कि अभी सरकार का फोकस इस पे है कि प्राइवेट कैपेक्स जो काफी समय से एक लाल एरिया में था, उसको एक फिलिप देने की कोशिश की जा रही है। तो डायरेक्ट फिलिप से तो वो काम हुआ नहीं जब उन्होंने कोविड के बाद इंटरेस्ट रेट्स वगैरह या कट वट किए। तो मुझे लगता है अब की बार ये जो कंजम्पशन बूस्ट ये क्रिएट करेंगे, इसकी वजह से एक डिमांड साइकिल, अप साइकिल में हम एंटर करेंगे, जिसकी वजह से ज्यादातर प्राइवेट में कैपेक्स आपको इंप्रूव होता दिखाई देगा। ऑटोमोबाइल्स में हमने उसको ऑलरेडी एक इनिशियल असर देखा है। अब मुझे लगता है अक्रॉस द बोर्ड भी आपको वो असर दिखना चाहिए। तो कंजम्पशन बूस्ट विल लीड टू कैपेक्स फॉर्मेशन ऑन द प्राइवेट साइड, और फोकस लार्जली उस पर रहेगा। मे बी गवर्नमेंट रिलेटेड कैपेक्स उतना ही रहे जितना अभी हो रहा है या थोड़ा बहुत उसी के आसपास स्टैग्नेट हो, लेकिन प्राइवेट कैपेक्स को बूस्ट करने की कोशिश होनी चाहिए और फोकस उस पर रहेगा। सर एक और सवाल बजट से रिलेटेड पूछ लेता हूँ, उसके बाद स्ट्रेट अवे मार्केट्स के ऊपर आ जाएंगे, और वो है ये कि टीसीएस जैसी कंपनी ने 31,000 छटनियों का ऐलान कर दिया था, और सरकार की हमेशा प्राथमिकता रही है रोजगार के आंकड़े इंप्रूव करने की, रोजगार बढ़ाने की अर्थव्यवस्था में। तो आप क्या समझते हैं इस वित्त मंत्री में, इस वित्त वर्ष क्या ये वित्त मंत्री फोकस करके चलेंगी कि किसी भी तरीके से रोजगार को बढ़ावा दिया जाए और उसके चलते स्टार्टअप्स को या फिर एमएसएमईज को बहुत बड़े बड़े कुछ सॉप्स मिल सकते हैं या फिर कुछ इंसेंटिव्स मिल सकते हैं? तो मुझे लगता है स्टार्टअप एमएसएमईज पे, जैसा मैं पहले भी बात कर रहा था, कि उद्योग बढ़ाने के लिए रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को थोड़ा रिलैक्स होने की जरूरत है। लेबर कोड उस तरफ में एक बड़ा कदम है जो यूनिफॉर्मिटी लाएगा। अगर आप अनएम्प्लॉयमेंट के नंबर्स देखें तो ऑलरेडी हमने उसमें थोड़ी इंप्रूवमेंट देखी है, ऐसा कोई राइज हम नहीं देख रहे हैं। इनिशियली एक पीरियड था जहां थोड़ा एबनॉर्मल था। टीसीएस और आईटी पूरे सेगमेंट में थोड़ा सा चैलेंज है, क्योंकि एआई के इन्वॉल्वमेंट से और इवॉल्व होने से काफी फर्क पड़ रहा है टोटल वहाँ के काम करने के कल्चर पे। और जो शायद हम अभी तक आईटी में लार्जली स्वेट शॉप्स रन कर रहे थे, वो मैनेजमेंट कंसल्टेंसी और एक अलग जॉब प्रोफाइल में मूव करने की कोशिश कर रहे हैं, जो हायर मार्जिन बिजनेसेस है। तो मुझे लगता है फोकस वहाँ शिफ्ट हो रहा है, उसका असर आपको दिख रहा है। बट ऑन बैलेंस टोटल इकोनॉमी में जो आप बोल रहे हैं कि एमएसएमई फोकस और छोटे उद्योग पे फोकस, वो कंटिन्यू करेगा, क्योंकि ब्रॉडर थीम के हिसाब से अगर जो परसेंटेज हमारा एमएसएमई और छोटे यूनिट्स का होना चाहिए, अभी भी वो डेवलपिंग या डेवलप्ड नेशन से काफी नीचे है। तो मेरे हिसाब से वो एक फोकस एरिया रहेगा, क्योंकि उसको डेवलप किए बिना इंडस्ट्री को डेवलप करना काफी मुश्किल होगा। तो एमएसएमई सर्टेनली एक फोकस एरिया रहना चाहिए। माइक्रो फाइनेंस एक फोकस एरिया रह सकता है। तो ये तमाम चीजों पे तो फोकस बिल्कुल बना रहेगा। स्टार्टअप्स मेरे हिसाब से काफी इंप्रूवमेंट इन्होंने दे दिया है। अब जो ईज ऑफ बिजनेस है उस पे और कितना काम करके करते हैं उससे फर्क पड़ेगा। तो फोकस सर्टेनली रहेगा स्टार्टअप्स और एमएसएमई पे। तो हमारे शो का पहला सेशन चला गया सारा का सारा बजट एक्सपेक्टेशन पे, लेकिन अब मार्केट्स, और वो बहुत ज्यादा इस समय क्रूशियल स्टेज पे आ गई हैं। कहाँ चल रहे थे, ऑल टाइम हाई लेवल ले रहे थे, तो ऐसा लगा कि भैया चलो सब कुछ ठीक हो गया, अब तो ट्रेड डील भी होने वाली है। हुई तो है नहीं, पूरा एक साल निकल गया। अब ईयू के साथ होने वाली है सर, मदर ऑफ ऑल डील्स। लेकिन मार्केट ना प्री बजट रैली दिखा पाया ढंग से, ना किसी ट्रेड डील के एक्सपेक्टेशन में चल पाया, और ना अर्निंग्स के एक्सपेक्टेशन में चल पाया। ऐसा क्या हो गया, मार्केट ने क्या सोच रखा है भविष्य के लिए? आपको क्या लगता है आने वाले समय के लिए 2026 कैसा बीतेगा? देखिए, मुझे लगता है अभी तो क्या है कि बाजार थोड़ा सा वीक है, ट्रेड डील को लेके अनिश्चितताएं हैं, एफआईआई फ्लोज रिवर्स नहीं हुए हैं अभी तक। और ये बाजार 2026 में आप ये उम्मीद करिए कि ये वोलाटाइल मार्केट रहेगा। तो विप्लैशिंग बोथ साइड में होगी। जब ऊपर टूटेगा तो बहुत सारे लोग चार्ट वीट देख के आके बोलेंगे कि अभी बढ़ने वाला है, तो हो सकता है वहां से फिर गिर जाए। और जब नीचे गिरेगा तो फिर से आप चार्ट देख के बोलेंगे कि शायद और गिरने वाला है,
और वो वहां से फिर बढ़ जाए। तो एक ब्रॉडर रेंज में प्ले आउट करिए। मेरे हिसाब से ये साल ट्रेडिशनल मैट्रिसेस पे काम करके पैसा बनाना थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो ब्रॉडर लॉन्ग टर्म थोड़ा सा व्यू लेके, थोड़ा सा डीप पॉकेट्स लेके आपको पोजीशंस पे होल्ड करना होगा, तभी आपका पैसा बनेगा। हमारा अनुमान है कि 6 महीने, शुरू के तो 6-7 महीने ठीक रहने चाहिए, क्योंकि नंबर्स एटलीस्ट 2-3 क्वार्टर हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि काफी अच्छे रहेंगे। जीएसटी कट्स, कंजम्पशन, फिफ्थ पे कमीशन, टैक्स कट्स, ये सब बंडल इन होते हैं। और ये क्वार्टर में फेस्टिव पूरा बिल्डअप होता है, तो मेरे हिसाब से वो ठीक रहना चाहिए। उसके बियॉन्ड कितना सस्टेन होता है, क्योंकि एक जो लो बेस इफेक्ट है वो भी खत्म हो चुका होगा, उसके बाद अर्निंग्स मोमेंटम कितनी रहती है वो देखना होगा। बट हमारा मानना है लार्जली बाजार पॉजिटिव रहने चाहिए। तो हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि ये साल मोटा मोटी पॉजिटिव रहना चाहिए, अनलेस एंड अनटिल सेकेंड हाफ में कुछ कैटास्ट्रॉफिकल ग्लोबल इवेंट हो जाए जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो। बट जनरली मुझे लगता है एटलीस्ट 6-7 महीने, 2-3 क्वार्टर तो पॉजिटिव रहने चाहिए। तो अर्निंग्स कैसे डिलीवर हो सकते हैं? जो अभी Q3 की अर्निंग्स आ रही है, इसमें कोई बहुत इंप्रूवमेंट हुई है अभी तक जिन भी कंपनियों ने अर्निंग्स रिपोर्ट की है? और क्या एक्सपेक्टेशन लेकर चल रहे हो आप आने वाले 1-2 क्वार्टर्स अर्निंग्स के लिहाज से कैसे रह सकते हैं? मेरे हिसाब से देखिए, ये क्वार्टर तो काफी पॉजिटिव रहना चाहिए ऑन ऑन बैलेंस। अभी तक तो बहुत सारी कंपनीज के नंबर आए नहीं है, ज्यादातर बैंकिंग कंपनीज के बैंकिंग के नंबर आए हैं, और वो नंबर्स अक्रॉस द बोर्ड अगर आप देखें तो ज्यादातर बेटर देन एक्सपेक्टेड ही है। जो हम एक्सपेक्ट भी कर रहे थे, क्योंकि रिलैक्सेशन है तो अब बेसिकली जो एडवांसेस ग्रोथ है वहां पे एक स्लो डाउन था, वो खत्म हो गया है। एनपीएस का प्रेशर है नहीं, माइक्रो फाइनेंस एमएसएमई में जो प्रेशर आना था वो लगभग एब्जॉर्ब्ड है। और बाकी मेरे हिसाब से जनरली भी जो कॉर्पोरेट लेंडिंग वगैरह साइकिल है उसमें भी ऐसा कोई प्रेशर है नहीं, क्योंकि कॉर्पोरेट्स की बुक्स काफी क्लीन अप है, वहाँ बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं है। तो मुझे लगता है ऑन बैलेंस इतनी ज्यादा प्रॉब्लम है नहीं। तो बैंकिंग के नंबर्स ठीक ठाक आए हैं, कंजम्पशन लेड स्टोरीज ठीक ठाक करनी चाहिए, ऑटोज के नंबर ठीक ठाक आने चाहिए। मेटल्स में हम जिस टाइप की रैली देख रहे हैं वहां कोई टाइप के खराब नंबर आने की गुंजाइश भी कम हो जाती है। तो मुझे लगता है ये ब्रॉडर सेक्टर्स हैं, कैपेक्स साइकिल स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए। जितने भी हम नंबर देख रहे हैं, भेल एलएनटी, जो भी हमारी एक्सपेक्टेशन है वो ये है कि ठीक ठाक रहनी चाहिए। आईटी में डी इवन स्ट्रॉन्ग रही है, तो वहां से हम उम्मीद कर रहे हैं कि नंबर्स ठीक रहने चाहिए। बड़ी कंपनीज की फॉरवर्ड गाइडेंस भी बेटर आई है, तो वहां भी नंबर्स ठीक रहने चाहिए। तो पॉकेट्स आइडेंटिफाई करना जहाँ नंबर्स खराब रहेंगे थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। तो मुझे लगता है कि ये एक ऐसा जेनरिक ट्रेंड है जहाँ अक्रॉस द बोर्ड आपको अर्निंग्स में इंप्रूवमेंट दिखनी चाहिए। तो मेरे हिसाब से अगले 6-8 महीने में आप 5 से 7% अर्निंग्स ग्रोथ देख सकते हैं ईयर ऑन ईयर, जो डिसेंट होना चाहिए। इस क्वार्टर के अभी तक के जो इनिशियल नंबर्स आए हैं वहां भी हमने कितना 5-7% इंप्रूवमेंट देखा है ईयर ऑन ईयर। तो मुझे लगता है वो कंटिन्यू करना चाहिए अगले 2-3 क्वार्टर भी, और वो काफी पॉजिटिवली इम्पैक्ट करेगा। प्लस अगर ट्रेड डील वगैरह हो जाती है और एफआई फ्लोज रिवर्स होते हैं जो आइडियली होना चाहिए, करेंसी डेप्रिसिएशन रिवर्स हो जाती है, तो मुझे लगता है एक हाई प्रोबेबिलिटी है कि अगले 6 महीने काफी ये सारी चीजें मिलकर एक पॉजिटिव बिल्डअप क्रिएट करेंगे। जनरली जैन फेब मार्च बहुत अट्रैक्टिव नहीं होता हमारे मार्केट्स के लिए, बट मुझे लगता है दिस टाइम मोस्ट प्रोबेबली जो बैकड्रॉप है वो ऐसा है कि हमने कुछ खास किया नहीं है पिछले 2 सालों में। तो ये 2-3 महीने शायद इस बार वो सीजनैलिटी प्ले नहीं हो तो बेटर हो। तो मैं काफी बुलिश हूँ, मुझे लगता है ये सारी चीजें सम अप करके आप ये मान सकते हैं कि बाजार मोटा मोटी ठीक ठाक बुलिशनेस दिखाएंगे अगले 6 से 7 महीनों में। अच्छा, पर फिर इस माहौल में आप किन सेक्टर्स पे बुलिश हो? कहाँ पर आपको लगता है कि पैसा बनने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे? अभी तक तो हमने देखा है मेटल्स और पीएसयूज, लेकिन आपके रडार पे कौन से सेक्टर्स हैं? बीएफएसआई सर्टेनली एक सेक्टर है मुझे लगता है, बट एक ब्रॉडर सेक्टर है। इंश्योरेंस तो हमारी लॉन्ग टर्म थीम हमेशा से रही है, अभी भी रहेगी। बट 1-1.5 साल के हिसाब से मुझे लगता है बैंक्स शायद अभी भी यहाँ से परफॉर्म कर सकते हैं, एनबीएफसी परफॉर्म कर सकते हैं। अगर आप कॉन्ट्रा बेट ले रहे हैं तो आप माइक्रो फाइनेंस वगैरह पे बेट कर सकते हैं, वहां पे काफी इंप्रूवमेंट आ सकती है। केमिकल्स जो हम इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं और एक बैड इन्वेंटरी साइकिल से भी वो बाहर आ रहे हैं, तो वहां थोड़ी और इम्प्रूवमेंट की आप उम्मीद कर सकते हैं। काफी केमिकल नेम्स काफी डाउन ट्रॉडन है, मार्जिन इंप्रूवमेंट्स वगैरह प्ले आउट कर सकती है। लॉजिस्टिक्स में काफी करेक्शन हमने देखी है, बहुत सारे नाम है, तो वहां मुझे लगता है कि थोड़ा पॉजिटिव हो सकता है। और आईटी में कुछ स्टॉक्स हैं जो डिफेंस, सेमीकंडक्टर, इस टाइप की थीम्स पे काम करते हैं, तो मुझे लगता है आईटी भी मोर और लेस पॉजिटिव रहना चाहिए। तो आईटी, बीएफएसआई, बीएफएसआई के अंदर आप अगर रिस्क लेना चाहते हैं तो माइक्रो फाइनेंस और एमएसएमई जो लोन वगैरह देते हैं उन पे फोकस करिए, वहां पे री रेटिंग काफी स्ट्रांग हो सकती है। स्पंदना जैसे नाम है जिनके नंबर काफी खराब रहे हैं पिछले कुछ समय में। फ्रंटलाइन नेम्स में क्रेडिट एक्सेस जैसे नाम से हमारी रेटिंग काफी स्ट्रांग हो सकती है। गोल्ड फाइनेंस में मे बी यू नो मनापुरम एक बढ़िया नाम हो सकता है वैल्यूएशन कंफर्ट के हिसाब से। मुथूट तो मैं इन वैल्यूएशन पे बहुत कंफर्टेबल नहीं हूँ, बट मन्नापुरम अभी भी वैल्यूएशन कंफर्ट है। अगर गोल्ड की रैली चलती है तो मेरे हिसाब से वो फर्दर रीरेट हो सकता है। और
डिफेंस और ये सब का मिक्स अगर आपको एक लेना है तो मुझे लगता है बीईएमएल एक बढ़िया स्टोरी हो सकती है। मैंने ना इंटेंशनली मेटल और पीएसयू बैंक्स बोला था सर। मेरे को लगा था पीएसयू बैंक्स में कुछ नाम गिनवा दोगे और साथ साथ मेटल्स में भी। चल तो यही रहे हैं, बाकी मार्केट बिल्कुल अलग पड़ी हुई है और आपका स्टाइल है बिल्कुल कॉन्ट्रा, जहां पर वैल्यूएशन कंफर्ट है वहां पर चले जाते हो। तो मेटल्स और पीएसयू बैंक्स में वैल्यूएशन स्ट्रेच्ड है क्या, चढ़ते तो जा रहे हैं बताओ। मेटल्स में तो मेरे को थोड़ा सा स्ट्रेच लग रहा है मेरे हिसाब से। जिंदल स्टील एक आइडिया है जो हम देख रहे हैं, लॉन्ग टर्म हो सकता है, टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू, बड़े कैपेक्सेस हैं आने वाले समय में। वैल्यूएशन कंफर्ट आपको थोड़ा बहुत एनएमडीसी में भी दिख सकता है, बट अगर मैं प्योरली नंबर्स के हिसाब से अगले साल 1.5 साल में जो नंबर्स आएंगे उस पर जो री रेटिंग हो सकती है, तो मुझे लगता है जिंदल स्टील एक आइडिया है जो हम देख रहे हैं 1250-1300 रुपए के टारगेट्स के लिए। बाकी अक्रॉस द बोर्ड में भी नैल्को थोड़ा और इम्प्रूव कर जाए, क्योंकि वहां मुझे लगता है वैल्यूएशन डिस्कम्फर्ट नहीं है, हिस्टोरिकल पैरामीटर्स के हिसाब से वैल्यूएशन कंफर्ट अभी भी नहीं है। तो बहुत ज्यादा मेटल्स पे अक्रॉस द बोर्ड मुझे लगता है शायद हम अपर एंड ऑफ बैंड पे ट्रेड कर रहे हैं, तो यहाँ से करेक्शन ज्यादा हो सकती है, जो ओपिनियन हमारा सिल्वर वगैरह पे भी है। तो पैसा बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है और स्टीप मूवमेंट्स आपको मिल सकती है, हो सकता है और बढ़ भी जाए, मैं ये नहीं बोल रहा, लेकिन थोड़ा सा डर लग रहा है मुझे, तो कॉशन के हिसाब से वो चीजों को मैं थोड़ा सा अवॉइड कर रहा हूँ। अब पीएसयू बैंक्स में मुझे लगता है अभी भी वैल्यूएशन कंफर्ट है, और जिस तरीके की नंबर एक्सपेक्टेशंस है, एसबीआई बहुत टाइम बाद बहुत अग्रेसिवली बात कर रहा है, तो मैं काफी बुलिश हूँ, हालांकि काफी बढ़ गया है, तो हो सकता है आप थोड़ा डिप्स का वेट करके उस पर एक्यूमुलेट करें। लेकिन अगर वैल्यूएशन कंफर्ट आप देखें तो अभी भी पीएनबी, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, और थोड़ा जो अल्फा जनरेट कर सकता है मेरे हिसाब से इंडियन बैंक, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस हमेशा से ठीक थी, इलाहाबाद बैंक के मर्जर के बाद थोड़ा सा डेविएट हुए, बट अभी वापस से नंबर्स काफी ठीक है, और मेरे हिसाब से उनकी ग्रोथ ट्रैजेक्टरी वगैरह भी स्ट्रांग है, और जेनरेटिकली उनका एसेट क्वालिटी का प्रॉब्लम नहीं होता है इंडियन बैंक का, तो मुझे लगता है वो कंटिन्यू करेंगे जैसे जैसे, तो उनको और वैल्यूएशन अपटिक मिल सकती है। तो अभी भी आप पीएसयू बैंक भी ट्रेड कर सकते हैं, बट उसको स्टैगर्ड वे में ग्रेजुअली एक्यूमुलेट करिए अगर कोई करेक्शन आती है तो। हालांकि बहुत ज्यादा करेक्शन की मैं उम्मीद नहीं कर रहा हूँ, ऑलरेडी ठीक ठाक करेक्शन आ गई, जब इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया तो और भी नहीं आनी चाहिए। लेकिन ग्रेजुअली एक्यूमुलेट कीजिए अगले 10-15-20 दिन में, तो मेरे हिसाब से बेटर होगा कभी अपॉर्चुनिटी मिले तो। बट मेटल्स में अक्रॉस द बोर्ड बाइंग तो मुझे नहीं समझ में आती, मे भी जिंदल स्टील एक आइडिया है जो मेरे को ठीक लग रहा है। और इसके अलावा अगर आप इसको डिफेंस या वैल्यू एडेड स्टील के संग कंबाइन करके देखना चाहें तो मिधानी एक बढ़िया स्टोरी लग रही है 450-500 तक के टारगेट्स के लिए। हिंदुस्तान कॉपर वगैरह तो काफी बढ़िया प्ले आउट हो गया, जो वैल्यू एडिशन वाली थीम है 40 रुपए से आज के दर पे अच्छा खासा बढ़ गया है। तो मुझे लगता है वो थीम प्ले आउट कर गई है, मिधानी में एक स्कोप है कि फर्स्ट लाइन प्ले आउट कर गया है, मे बी और 100-150 रुपए आपको मिल जाए, क्योंकि पूरा वैल्यू एडेड स्टील है, डिफेंस वगैरह को प्रोवाइड करते हैं। तो वो एक स्टोरी है। सेकंड लाइन से आप प्ले कर सकते हैं ग्रेफाइट, एचईजी, जो इलेक्ट्रोड मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके थ्रू। हमें लगता है जो बैकवर्ड इंटीग्रेशन वो कर रहे हैं उसका बहुत बड़ा फायदा नंबर्स में आना चाहिए, वैल्यूएशन कंफर्ट काफी हाई है। और थोड़ा आप रिस्क लेके मल्टी बैगर्स में देख रहे हैं या बिना रिस्क का लॉन्ग टर्म बेट देख रहे हैं, तो मुझे लगता है मल्टी बैगर में रेन इंडस्ट्रीज एक बढ़िया बेट है, मेटल या एल्यूमिनियम वाले उसको प्ले करने की। बट और अगर सेफ सेफ आप देख रहे हैं लॉन्ग टर्म वैल्यू एडिशन, मेटल साइकिल के संग प्राइस मूव करते हैं, बट मेरे हिसाब से बिजनेस काफी स्ट्रांग है। आरएचआई मैग्नेसिटा एक कंपनी है, तो ये मेटल को अगर हम प्ले कर रहे हैं तो हम इन चीजों के थ्रू ज्यादा बेटर प्ले करना चाहेंगे, हमें लगता है वो फोकस ज्यादा वैल्यूएशन कंफर्ट वहां पे ज्यादा है। और ये न्यू एज कंपनीज के ऊपर जिस पे वैल्यूएशन निकालनी बहुत मुश्किल है, सब अपने अपने तरीकों से वैल्यूएशन निकाल रहे हैं न्यू एज कंपनियों की। इटर्नल की तो मैनेजमेंट कह रही है बहुत स्ट्रांग ग्रोथ देखने को मिलेगी। और साथ ही साथ लेंस कार्ट हमने जब से लिस्टिंग देखी तब से धमाका ही कर रखा है, स्टॉक ने ग्रो बहुत अच्छा चल गया था पोस्ट लिस्टिंग। तो ये जो न्यू एज कंपनीज है इसमें कुछ पसंद है आपको, और क्या आप बेट लगा रहे हो ऐसी इन कंपनियों के ऊपर। नहीं, देखिए प्राइस मूवमेंट थोड़ी वोलेटाइल रहती है इन कंपनीज में, तो आपको ये बेट करना होगा कि जब ये कोई निगेटिव न्यूज फैक्टर में काफी गिरे हुए हो, जैसे ओला अभी काफी गिरा हुआ है, तो मुझे लगता है ये आपको हाई रिस्क हाई रिटर्न इन्वेस्टर्स के लिए स्टोरीज है। कब घूमेगा कितना घूमेगा मुझे पता नहीं, लेकिन मैं जब देखता हूँ मैनेजमेंट को, मैं जब देखता हूँ प्रोडक्ट को, मैं जब देखता हूँ कंपनी को, तो मैं छोटी छोटी सोशल मीडिया पोस्ट पे ज्यादा फोकस नहीं करता। मुझे लगता है कि जो ऑब्जेक्टिव है उनका, आज ओला को जिस लेवल से जहां तक वो लाए हैं, ये आसान चीज नहीं होती है, एक एंटरप्रेन्योरल ड्राइव चाहिए होती है। तो वो इस टाइप की स्टोरीज में जब आपको करेक्शन मिले तब आप एक्यूमुलेट करिए, तो मेरे हिसाब से अल्फा आप ज्यादा जनरेट कर सकते हैं। सेफ सेफ स्टोरीज में मुझे लगता है होनासा, नाइका, ये सारी स्टोरीज ठीक है, सेकंड लेवल मैनेजमेंट भी काफी स्ट्रांग है, काफी ऑन हैंड्स ऑन टाइप ऑफ मैनेजमेंट है।
तो वहां पे वो इसको कर सकते हैं। और सिंपली वैल्यूएशन मेथोडोलॉजी पे आप ये मान के चलिए कि अगर आपको फॉरवर्ड पे 7-8 टाइम्स ईवी टू सेल्स दिखा रहा है, तो जनरली इनको अवॉइड करिए, और उससे कम फिर आपको जितना प्रॉफिट चाहिए उस हिसाब से आप एडजस्ट करिए। अगर आपको 6 टाइम ईवी टू सेल्स दिखा रहा है, तो आप ये उम्मीद करिए कि आपको 30-35% अपसाइड है, तो वहां पे आप लीजिए। मेरे को लगता है स्विगी भी एक बढ़िया वैल्यूएशन पे अवेलेबल है, इटर्नल भी इस करेक्शन के बाद बढ़िया वैल्यूएशन पे ये अवेलेबल लग है। रहा है कि तो जो मैं कनेक्शन है, बहुत, हाँ। नहीं आप अपनी बात पूरी कर सकते हैं सर, थोड़ा कनेक्शन अनस्टेबल हो गया। हाँ, तो मुझे लगता है कि ये स्विगी इटर्नल इनवैल्यूएशंस पे अब स्टेज नहीं है, करेक्शन इन्होंने देखी है। बढ़िया मैनेजमेंट है, लॉन्ग टर्म ठीक ठाक आएगा। होनासा में भी बीच में हमने कुछ वीकनेस देखी थी, उसके बाद उन्होंने रिकवर कर गया, क्योंकि मुझे लगता है फॉरवर्ड ग्रोथ काफी बड़ी आ सकती है इनमें। तो ईवी टू सेल्स पे फोकस करिए। अगर आपको जनरली जो लोग इस टाइप के इन्वेस्टमेंट्स करेंगे वो 25-30% के रिटर्न टारगेट करेंगे एक साल में, कम से कम। ज्यादा तो और भी कर सकते हैं। ओला एक बढ़िया कॉन्ट्राबेट हो सकती है, बट आपको हाई रिस्क हाई रिटर्न समझ के लेना होगा। मीशो एक बढ़िया स्टोरी है, हमें लगता है अभी एक शायद शैडो फैक्ट्स का एक इशू चल रहा है। वो मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म में एक बढ़िया इशू साबित हो सकता है। तो इस टाइप की स्टोरीज हैं, बट जब भी वो 8-9 टाइम एक साल फॉरवर्ड के ऊपर या वहां पे ट्रेड करे, तो फिर उनमें पोजीशन मत लीजिए जनरली। बट अगर आपको 5-6 टाइम या उसके नीचे कहीं भी मिल रहा है, तो वहां पे आप थोड़ा रिस्क लेके पोजीशन ले सकते हैं स्टॉक्स में। और जनरली ईवी आठ टू नौ सेल, टाइम्स, 8-9 टाइम्स किसका, कौन सा रेशियो, ईवी ईवी टू टू सेल? सेल्स, ईवी टू ईवी टू सेल्स। सेल्स, मेरे को लगा आप ईवी टू एबिटा बोल रहे हो, एबिटा तो नहीं आता नहीं नहीं ना। नहीं नहीं, वो तो अलग ही लेवल पे चलता है। प्लेटफॉर्म बिजनेस में वो काम भी नहीं करता है, क्योंकि जो ग्रोथ और जो बॉटम लाइन एडिशन उस ग्रोथ की वजह से आती है वो काफी डिफरेंट है। तो आप इसको प्योरली कंपेयर कर सकते हो टेलीकॉम स्टॉक से। जैसे भारती जब 30 रुपए चलता था, तो जिस तरीके से उनकी जो बॉटम लाइन अक्रेशन हुई है टॉप लाइन के साथ साथ, क्योंकि कॉस्ट काफी फिक्स्ड नेचर हो जाते हैं अनलेस एंड अनटिल आपको आईटी में कोई बहुत बड़ा खर्चा करना पड़े। तो कुछ कुछ ऐसे फेलियर्स भी हुए हैं, जैसे कुछ शायद वेबसाइट थी वो शादी वादी वाली, उनका वैसा स्केल अप नहीं हुआ, बट खर्चे उनके बढ़ते गए, शायद मैट्रिमोनी वगैरह का, तो वो उनको चैलेंज रहा। बट ऐसा भी चैलेंजेस आ सकता है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ हाई रिस्क हाई रिटर्न के लिए बढ़िया अपॉर्चुनिटी। बट अगर आप 5-6 टाइम पे ले रहे हैं, तो मुझे लगता है आप एक कंजर्वेटिव जोन में ले रहे हैं, बहुत ज्यादा नुकसान होने की नहीं है। वेट थोड़ा करना पड़ सकता है टाइट टर्न होने का, बट वहां पे आपको न्यू एज कंपनीज पे फोकस करना चाहिए। मेरे हिसाब से ग्रोथ और बिजनेस मॉडल्स काफी इनोवेटिव है बहुत सारी कंपनीज में, और बहुत अपॉर्चुनिटी है इंडिया में अभी भी मेरे हिसाब से। टायर 2 टायर 3 उसके नीचे, और जिस टाइप की अर्बनाइजेशन, जिस टाइप की पर कैपिटा ग्रोथ की हम बात कर रहे हैं, मेरे हिसाब से अभी कुछ भी नहीं हुआ है इंडिया में जो हम लोगों को देखना है। तो आने वाले 10-15 साल काफी लुक्रेटिव होने चाहिए। सर वो जैसे दिवाली पे गिफ्ट मिलते हैं, आखिरी सवाल होगा, तो दिवाली पे गिफ्ट तो पिछली बार भी तो मिला ही होगा गिफ्ट आपको, या फिर आपने भी दिया होगा। तो उस पे कुछ चांदी की कोई चीज आई थी क्या? ये पूछ रहा हूँ कि चांदी पे किसी ने भी कोई गिफ्ट दिया, वैसे तो देते थे ना 1-2 साल पहले तक, तो चांदी के कुछ गिफ्ट आ जाते थे, कोई कटोरी आ जाती थी, कुछ प्लेट्स आ जाती थी, या फिर कोई सिक्के आ जाते थे। आई इस बार कोई गिफ्ट, या फिर आप कोई देने का प्लान कर रहे हो अगली दिवाली या इस दिवाली पे कुछ दिया हो तो बता दो। नहीं, दिवाली तक तो आ रहे थे, दिवाली के बाद तो जैसे प्राइस मूवमेंट्स हुए उसके बाद आने की चांस कम है अब। अब तो सोना और चांदी लगभग बराबर लेवल पे आ गए ऐसा लग रहा है। तो अब शायद वो जो चांदी के सिक्के ले लेते थे दिवाली पे, वो भी अवॉइड करना होगा लोगों को। तो मुझे लगता है वो थोड़ा एक, बट ये हिस्टोरिकली अगर आप देखें तो बीच बीच में चांदी ऐसी मूवमेंट्स देता है, स्पेक्युलेटिव भी हो जाता है काफी ज्यादा। बट उसके बाद जो फॉल आती है वो भी, तो मेरी नर्वसनेस ये है कि जो लोग अभी ले रहे हैं, क्या वो निकल पाएंगे प्रॉफिट में? क्योंकि जनरली होता क्या है, पीक के बाद वो मूवमेंट्स अपसाइड और डाउन साइड दोनों काफी स्टीप है, ग्रेजुअल मूवमेंट्स नहीं है सिल्वर में, पीक्स बनती हैं बेसिकली। तो आप निकल पाएंगे कि नहीं, मुझे वो डाउट है। और उसके बाद ये भाव कब तक आएगा वो भी मुझे डाउट है। तो हालांकि स्टोरीज काफी अग्रेसिव है, बैकड्रॉप काफी अग्रेसिव है, बट मुझे डाउट है, मतलब कि ये लगभग हम पीक के आसपास पहुंच गए, मे बी $5-10 और बढ़ जाए, बोल नहीं सकते। लेकिन क्या आप निकल पाएंगे, मेरी प्रॉब्लम वो है। जो मुझे बिटकॉइन वगैरह में भी लगता है कि जैसी वोलेटाइल मूवमेंट्स होती है, तो देखने के लिए पेपर प्रॉफिट तो है, बट क्या आप उसमें से निकल पाएंगे? मैं राइट थोड़ा सर, बहुत स्केप्टिकल शुक्र। हूँ। बट कितना, कोई बहुत बहुत ज्यादा कोई करेक्शन, मतलब काफी डिसेंट। 3 लाख से तो ऊपर चल रही है चांदी। अगर सिल्वर की हिस्ट्री आप समझे तो मतलब रफली आप समझ लो कि जब वाइप आउट होता है तो 80-90% ऑफ अपमूव वाइप आउट हो जाता है। तब तो ट्रम्प नहीं था ना, हाँ, तब ट्रम्प नहीं थे ना फिर, नवंबर अब के तो बाद ट्रम्प। नवंबर तक ट्रम्प रहे नहीं रहे आपको क्या पता। अरे बाप। अच्छा वो भी तो है कि उनके वहां पे मिड टर्म इलेक्शंस में, वो भी तो देखना पड़ेगा। राइट राइट। राइट सर, सर बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और बजट से पहले अपनी एक्सपेक्टेशन बताने के लिए, बाजार पे बात करने के लिए। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू सर।